हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बच्चों, मैं करा रहा हूं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, और मैं कराऊंगा आज आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। मैं 3 तक ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स। मैं कर रहा हूं टीएस ग्रेवाल की बुक फॉलो, जिसका एडिशन 2023-24 है। मैं कर रहा हूं बच्चों चैप्टर नंबर 12 जीएसटी के ऊपर है। तो मैं लेके आया हूं इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो आज हम करेंगे 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन जनरल एंट्री के फॉर्म में, जीएसटी की सारी टेंशंस को ध्यान में रखते हुए, और वर्किंग नोट्स की मदद से भी हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 3 4 5 6 7 टेंशन है। हम एक एक करके सारी लिखेंगे, फिर मैं आपको समझाता जाऊंगा और आप इसको जनरल एंट्री के फॉर्म में बड़ी आसानी से लिख पाएंगे। आइए, पहली टेंशन है, मैं आपको बता दूं, जनरलाइज द फॉलोइंग टेंशन इन द बुक्स ऑफ मोहन दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी बुक्स में हम ये एंट्री कर रहे हैं, वो उस बंदे का नाम है मोहन, दिल्ली का रहने वाला है। क्योंकि जीएसटी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। आगे टेंशन में हम समझेंगे इंटर स्टेट टेंशन है या इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट होती है विद इन स्टेट, और इंटर स्टेट होती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल या परचेज होना या कोई टेंशन होना। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर मेकिंग इन द बुक्स ऑफ these writing the tensions in the books of मोहन दिल्ली। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली टेंशन है राज ऑफ अलवर राजस्थान, who owed मोहन 25,000 became insolvent and received 60 पैसा in a rupee as full and final settlement। मतलब क्या हुआ भाई, राज अलवर का बंदा था जो राजस्थान में आता है, उसको मोहन को 25,000 रुपए देने थे, लेकिन वो इंसॉल्वेंट हो गया। हमने पहले भी देखा इंसॉल्वेंसी के ऊपर क्वेश्चंस, बैड डेब्ट आता है उसके अंदर। अब क्या हुआ कि 60 पैसा इन रुपी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हुआ। भाई क्या होता है कि जब बंदा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव से कुछ पेमेंट, जो भी अमाउंट आ गया वो तो आप कैश में डाल ही लेंगे। अदरवाइज जो बैलेंस बच गया, जो नहीं रिकवर हो सकता, उसको बैड डेब्ट में डाल लेते हैं। वो आपको जनरल एंट्री के टाइम आपको पता ही है। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे, पहली टेंशन में 25,000 रुपए का अमाउंट था, 60 पैसा इन रुपी। ये आप ध्यान देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जो पैसा मिला मोहन को राज से, वो मिला 60%। इसका मतलब क्या हुआ, इसका 60% अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 15,000 रुपए। 25 में से, ठीक है, 25 में से आपको 15,000 तो रिसीव्ड हो गए, कैश रिसीव्ड, और जो बैलेंस बच गया वो बचा कितना, ₹10,000। क्या बन गया 10,000, बैड डेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बैड डेप्ट हो गया, ये पैसा नहीं रिकवर हो गया क्योंकि इंसॉल्वेंसी का ये टेंशन है। आइए लिखते हैं पहली टेंशन, कितना मिला पैसा, उसको लिख देंगे कैश में, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू, किसको करेंगे, किसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो रहा है। देखिए, जिससे पैसा लेना था राज ऑफ अलवर, हम राज के अकाउंट को कर देंगे फुल एंड फाइनल अकाउंट का सेटलमेंट। राज से पैसा कितना लेना था, 25,000। भाई उससे तो पैसा नहीं आएगा, तो उस डेटर्स को हमें पूरा का पूरा एज इट इज क्रेडिट करना पड़ेगा, उसको फुल एंड फाइनल सेटल करना पड़ेगा, जो कि हमने क्रेडिट करके सेटल, क्योंकि अभी फिलहाल वो डेबिट है, तभी हमें लेने हैं ना उससे पैसे 25,000 मोहन को, मतलब जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं 25,000। आप 25 का 2 हिस्से में आएगा, एक तो कैश आ गया हमें कितना, 15,000, 60 पैसा इन रुपी, ये ध्यान देंगे 60% होता है वो, और 10,000 हो गया बैड डेप्ट। तो इस तरह से हमने, इसमें कोई जीएसटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप समझते जाइए, इसको करते जाइए, इसमें कोई जीएसटी का रोल नहीं है, क्योंकि पैसे लेने और रिसीव का है और बैड डेप्ट की सॉल्यूशन है इसमें अंदर। आप लिखेंगे कैश रिसीव ₹15,000 प्लस बैड डेप्ट ₹10,000 फ्रॉम राज अकाउंट। दैट्स इट।
तो इस तरह से ये कंप्लीट होती है पहली टेंशन। आइए कर लेते हैं सेकंड टेंशन। मोहन ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड 10,000 एज रेंट। हम मोहन की बुक्स में ही एंट्री करने थे, इसे अपने लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए देने हैं, जिसके साथ जीएसटी भी 6% पेबल है। अब आप ये बताइए, इसके अंदर उसे लैंडलॉर्ड को 10,000 रुपए देने हैं, ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड एज रेंट, जीएसटी पेबल 6%। तो आप क्या बनाएंगे भाई? इसके अंदर ये नहीं मेंशन किया हुआ है कि लैंडलॉर्ड बाहर का है या अंदर का है, मतलब इंट्रास्टेट है या इंटरस्टेट है। आपको ये समझना पड़ेगा मोहन दिल्ली का बंदा है और हम जहां प्रेमाइसेस है वो भी दिल्ली में ही होगी, क्योंकि इसी ऑफिस का रेंट है, तो इसमें लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो आप इसको लिखेंगे ऐसे, रेंट खर्चा, क्योंकि भाई रेंट पे कर रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट। कितना पे कर रहे हैं रेंट? 10,000 रुपए। इनपुट, आपको याद होगा इनपुट सीजीएसटी बनाते हैं रेंट में, क्योंकि प्रेमाइसिस के लिए जो खर्चा है हमने किया है उसका हम इनपुट बना लेते हैं। 10,000 का जीएसटी पेबल एट 6% ईच, मतलब सीजीएसटी 6% और एसजीएसटी 6%। इसी टेंशन में लिखा हुआ है एसजीएसटी अकाउंट 6% कितना हो गया? 600 रुपए। 600 रुपए 6% हो गया ना। टू कैसे पे करी है? कैश अकाउंट, कैश में ही पे करी है ना, क्योंकि यहां पे लिखा ही नहीं है मोहन ओव्स टू हिज लैंड। अच्छा, पेमेंट की एंट्री नहीं है, देखो मोहन ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट, जीएसटी पेबल एट 6% ईच। तो यहां पर हमने पेमेंट नहीं करी। आप क्या करोगे? सिंपल, लैंडलॉर्ड अकाउंट, लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है उसका नाम नहीं दिया हुआ है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, उसका नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए आप 11,200 रुपए से उसकी लायबिलिटी बना देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर पेमेंट की एंट्री नहीं है। ध्यान दीजिए, मोहन ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड ₹10,000 एज रेंट, जीएसटी पेबल 6%। हमने खर्चा बुक कर लिया, जीएसटी को इनपुट ले लिया। टू, अगर वो चेक से पेमेंट होता तो बैंक लिखते, कैश से होता तो कैश लिखते, लेकिन यहां पेमेंट नहीं हुआ, लिखा है ओव्स टू हिज लैंडलॉर्ड, मतलब उसको पेमेंट करनी है। तो यहां पर एक एंट्री कर दी, एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, रेंट पेबल एट द रेट ऑफ रेंट पेबल एंड जीएसटी पेबल एट 6% ईच। ये इस तरह से आप नरेशन लिख लेंगे। अब हम करेंगे थर्ड टेंशन, चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। क्या करना है? इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। थर्ड टेंशन में बहुत ही सिंपल है। डेप्रिसिएशन क्या करता है? फर्नीचर हमारी एसेट्स की वैल्यू को कम कर देता है। हम डेप्रिसिएशन एज ए खर्चा डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर की वैल्यू हो जाएगी कम, तो इसको कैसे समझेंगे? कितना अमाउंट होगा? फर्नीचर की वैल्यू क्या है? 50,000। कितना लगा डेप्रिसिएशन? एट 10%। कितना लग गया? 5,000। तो आपका ये डेप्रिसिएशन 5,000 रुपए चार्ज कर देंगे आप खर्चे के रूप में। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू हो गई उतनी ही अमाउंट से कम, क्योंकि सिंपल ट्रांजेक्शन है। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑफ 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। तो इस तरह से लिखेंगे आप नरेशन, चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन फर्नीचर। तो इस तरह से आप ये टेंशन करते हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे अगली टेंशन, टेंशन नंबर 4, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय ₹20,000। बड़े ध्यान से समझेंगे कि टेंशन में लिखा क्या हुआ। दिस इज नॉट अ पेमेंट ऑफ ए सैलरी। ये बहुत
कंफ्यूज ना होना बच्चों, ना गलती कर सकते हैं इसमें आप। सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय ₹20,000, मतलब क्या हुआ कि जो सैलरी ड्यू हुई है, फोर्थ की मैं आपको बता दूं, सैलरी, खर्चा जरूर हुआ है सैलरी का, लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, ड्यू हुआ है, तो आप उसको पेबल, जो सैलरी पेबल के नाम से नया अकाउंट खोल देंगे और उसमें लायबिलिटी क्रिएट करके रख देंगे, क्योंकि अभी इसको पे आउट नहीं किया गया है, सैलरी ड्यू। तो आप सैलरी में खर्चा डेबिट कर देंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये सैलरी पेबल है एक तरह से, ये हमारी लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, कितना 20,000। ठीक है बच्चों, सैलरी पेबल की एंट्री हम इस तरह से करते हैं। नरेशन लिखेंगे, सैलरी ड्यू टू एम्प्लॉय ₹20,000। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गई फोर्थ नंबर की ट्रांजैक्शन। आइए कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, फिफ्थ नंबर, सोल्ड टू सुनील गुड्स इन कैश। देखिए सुनील का नाम भी लिखा हुआ है, कैश भी लिखा हुआ है, तो कैश में ध्यान रखेंगे, कैश में हमने माल बेचा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST एट 6% ईच एंड रिसीव्ड नेट ऑफ 8,500 प्लस CGST SGST। देखिए मैं आपको नरेशन यहां पर वर्किंग नोट्स में समझाता हूं हुआ क्या है इसमें। सेल प्राइस क्या है, जो हमने माल बेचा है, सेल प्राइस हुआ है 10,000 रुपए, लेकिन हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना है ट्रेड डिस्काउंट, 10% है, तो आप क्या करेंगे 1,000 रुपए माइनस कर देंगे, कितना होगा 9,000 रुपए का माल बेचा है हमने। एक्चुअली आपको पता ही है बच्चों, जो हम सेल प्राइस दिखाते हैं, जो टैक्सेबल वैल्यू दिखाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको दिखाते हैं यहां पर हम जनरल एंट्री के फॉर्म में। तो 9,000 रुपए का हमने माल बेचा है, लेकिन इसमें यह भी मेंशन किया हुआ है कि रिसीव्ड नेट ऑफ 8,500 प्लस CGST एंड SGST। अब आप ये बताइए, जब 8,500 रुपीज हमें मिला है और विद मतलब इसके बाद CGST का पैसा मिला है और SGST मिला है, रिसीव्ड नेट ऑफ 8,500 रुपीज, तो 500 रुपए का डिफरेंस, अगर हमें 85 मिला है तो इसका जो डिफरेंस है 500, ये क्या है, ये बेसिकली कैश डिस्काउंट है, क्योंकि हमें इसका पेमेंट नहीं मिला जो हमने माल बेचा है। तो आपको कैश डिस्काउंट जो हमने खर्चा किया वो भी यहां पर लिखना पड़ेगा। आइए समझते हैं और लिखते हैं इसमें। आप 8,500 रुपीज के ऊपर ही CGST लगाओगे, इनपुट कितना है CGST SGST 6% ईच, 6% लगाओगे CGST, यहां लिखोगे इनपुट SGST 6%। तो आप क्या करेंगे 8,500 का 6%, का 6% हो जाएगा आपका 510 रुपए। मतलब 510 तो आप इस पे ये ऐड कर देंगे। आइए लिखते हैं जनरल एंट्री के फॉर्म में। ये सेलिंग का ट्रांजैक्शन है, ये तो कंफर्म है, और कैश में हमने सेल किया है, ये भी आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले कैश आ गया आपके पास, कैश अकाउंट डेबिट, खर्चा हो गया 500 रुपए का, डिस्काउंट जो हमने अलाउ कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट। देखिए ये हमने इसी टेंशन से ही निकाला है, अगर आप समझेंगे यहां से, क्योंकि जब 9,000 रुपए का हमारा सेल का वैल्यू है, लेकिन हमें मिला कितना है नेट 8,500, यहां पर मेंशन किया गया है
वी रिसीव्ड अमाउंट नेट ऑफ 8500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी भी हमने कलेक्ट किया है, बिल्कुल ठीक है। बट ये जो 500 का गैप है वो है हमारा कैश डिस्काउंट, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये टेक्निकली आपको समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अगर 9000 लिखा होता तो इसका मतलब यहां कोई कैश डिस्काउंट इन्वॉल्व नहीं होता, बट यहां पर क्योंकि हमें 9000 की जगह 8500 रुपीज हमें सेल की वैल्यू प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी अलग सेपरेटली मिला, तो आप इसको क्या लिखेंगे, कैश डिस्काउंट। अभी हम अमाउंट नहीं लिखते, अभी हम ये समझते हैं कि इस पे सेल्स अकाउंट लिखेंगे हम क्रेडिट में, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, सेल में ध्यान रखें आउटपुट होता है, परचेज में इनपुट होता है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। अब अमाउंट लिखेंगे, देखिए ये 5 ट्रांजेक्शन है, आपको समझ में आनी चाहिए सेल्स में। कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड क्योंकि खर्चा हो गया, डिस्काउंट अलाउड आपको पता है 500 का है, कैश कितना मिला आपको ये भी पता है 8500 प्लस आप इन दोनों की फिगर को जोड़ देंगे 510 को, क्योंकि 8500 का 6% होता है आपका। एक बार फिर से कैलकुलेट करते हैं, 510 रुपए, तो आप यहां लिखेंगे मतलब आपको मिलेंगे 9520, जो कैश मिला होगा 9520, इतना अमाउंट आपको मिलेगा। 8500 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी, डिस्काउंट हमने 500 रुपए के दिया जो डिफरेंस अमाउंट था। सेल, अब आप बिल्कुल ध्यान रहे, सेल फिगर हमारी यही रहेगी जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद निकलती है, बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे आप 9000 रुपए, आउटपुट सीजीएसटी होगा आपका 510, एसजीएसटी होगा 510। अब आप एक बार फिर से बैलेंसिंग डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल देख लें, 10,020 रुपए, यहां पर भी 10,020 रुपए, तो बिल्कुल एकदम गलती ना हो। मैं आपको ये इसीलिए मैं वर्किंग नोट्स आप भी बनाएंगे ताकि आपको कोई कैलकुलेशन में कोई एरर ना हो जाए यहां पर, ठीक है। सेल प्राइस, फिर उसके बाद माइनस कर लेंगे ट्रेड डिस्काउंट, 500 रुपए का डिफरेंस जो यहां पे मिसिंग है 8500 पे मिला है हमें, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी मिला है, वो यहां इस तरह से लिख लेंगे। आप नरेशन लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एंड जीएसटी अप्लाइड, मतलब कैश डिस्काउंट भी अप्लाई कर दिया और जीएसटी भी आपने अप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6। क्या लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो दे चुका हूं, आप उस कॉन्सेप्ट को वहां पर देख करके अच्छे से और डिटेल में समझ सकते हैं। वैसे मैं यहां पर बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए एक इंटरेस्ट का खर्चा है, जहां की हमारी जो वो खर्चा हमारी कैपिटल को, बिजनेस के ऑनर की कैपिटल को इंक्रीज करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, आपको मैं यहां पर पहले वर्किंग नोट्स में बता देता हूं ट्रांजेक्शन नंबर 6 का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, कितने 1 लाख रुपए के ऊपर 10%, कितना 10,000 रुपए हुआ, तो हमारा जो इंटरेस्ट हुआ वो 10,000 रुपए हुआ। तो आप यहां पर लिखेंगे नरेशन में 6 नंबर में, इस ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो कि कैपिटल, बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करता है, ये 10,000 रुपए से आप खर्चे को कर देंगे डेबिट इंटरेस्ट के रूप में, और कैपिटल हो जाएगी बिजनेसमैन की इंक्रीज। यहां पे लिख दोगे प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इस तरह से हमारी होती है ट्रांजेक्शन नंबर 6 कंप्लीट। आइए लास्ट ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर 7 जो लॉस्ट इन थेफ्ट का है। गुड्स जो माल चोरी की वजह से खो जाता है 5,000 रुपए का, उसके बारे में है। आइए इसको समझते हैं। लिखा है गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट ₹5,000 विच वर परचेज्ड पेइंग IGST 12% फ्रॉम अलवर राजस्थान। मतलब इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन थी जो हम माल खरीद के लाए थे। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 7 में गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट कितना 5,000 रुपए। क्या होगा इसमें, हम कहां से लाए थे इस माल की वैल्यू को, माल को खरीद के अलवर से, तो इंटरेस्ट रेट था जहां पर IGST अप्लाई होगा। तो हम 12% मतलब 600 रुपए वो IGST भर के लाए थे इस माल को, मतलब 5600 रुपए में खरीद के लाए थे 5600 में। क्योंकि हम दिल्ली से हम मोहन की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं और राजस्थान के बीच में ये ट्रांजेक्शन हुआ था जब माल परचेज किया था। तो ये हो गया इंटर स्टेट। क्या हो गया, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। ये बहुत जरूरी है, तभी मैंने यहां पर अंडरलाइन करा है। ये दिल्ली की बुक्स में है और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। 12% लिखा भी है, मेंशन किया है कि 12% हम GST भर के लाए थे, मतलब परचेज के टाइम पे। तो आइए समझते हैं गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट ट्रांजेक्शन नंबर 7। हम पहले खर्चे को डेबिट कर देंगे। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट करेंगे टू, क्या करेंगे, क्योंकि माल खरीद के लेके आए थे, परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स लॉस हुआ है, परचेज अकाउंट डेबिट। और साथ के साथ इनपुट IGST भी भर के लाए थे, वो भी हमें यहां रिवर्स करना पड़ेगा। इनपुट IGST अकाउंट। देखिए IGST को हमें जब परचेज करके टाइम पे लेके आए थे तो हमने डेबिट किया था एज एन एसेट, क्योंकि हम परचेज के टाइम पे उसको इनपुट एज एन एसेट क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब माल खो गया या चोरी हो गया, लॉस हो गया, तो आप क्या करेंगे, उस इनपुट को, क्योंकि आप यहां परचेज को भी क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब परचेज को घटा रहे हैं, ऐसे ही इनपुट को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, 5600 रुपए 5600 को आप लॉस में दिखा देंगे, पूरा का पूरा लॉस है। 5,000 रुपए का परचेज, 600 रुपए का IGST यू हैव रिवर्स्ड। आइए नरेशन लिखते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट एंड इनपुट IGST रिवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि IGST आपको माल जब परचेज के साथ साथ, अगर परचेज में से माइनस होगा तो उसके साथ इनपुट भी रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 4 का जो TS ग्रेवाल की बुक में दिया हुआ है, जिसका एडिशन 2023-24 है बच्चों, चैप्टर नंबर 12 GST, मैंने ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया है। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये वर्किंग नोट्स की मदद से प्लस आपको ये एक्सप्लेनेशन पैटर्न से आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।